everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover the chapter number 3, Aldehyde, Ketone and Carboxylic Acid of Organic Chemistry class 12th. तो बेसिकली इसमें भी हमारा यही मोटिव रहने वाला है कि हम 1 आवर के अंदर अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, बट ये थोड़ा सा लेंदी है तो हो सकता है थोड़ा सा 1 आवर से ज़्यादा जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. फटाफट से क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है. ठीक है, तो कभी भी अगर आपका C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, वो होगा आपका एक कार्बोनाइल ग्रुप. अब क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप आपको एल्डिहाइड में भी देखने को मिलेगा क्योंकि वहां भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. कीटोन में भी देखने को मिलेगा बट कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं दिखेगा. ऑल्दो वहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अभी थोड़ा आगे जाकर मिलेगी. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि कार्बोनाइल ग्रुप आपको, जो कि आपके सिलेबस में कंपाउंड्स गिवन है, किस किस के पास होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के पास. ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन कार्बोनाइल ग्रुप इन द टू क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स मेक देम डिस्प्ले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो क्योंकि दोनों के अंदर आपका एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसी वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं वो काफी हद तक सिमिलर होती हैं. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड उनके दोनों तरफ एक एल्काइल ग्रुप होता है. वहीं पर अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की तो वो होता है CHO, जहां पर वो एक तरफ तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है एंड उसकी दूसरी साइड एक एल्काइल ग्रुप होता है. क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन एटम है, इस वजह से वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है. Organic compounds containing a carbon-oxygen double bond called the carboxyl group. तो कार्बोक्सिल ग्रुप या आप बोल सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. इसे आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये कार्बोक्सिल नहीं, ये कार्बोनाइल ग्रुप की है. दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर N आएगा. ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स इन अ लिविंग सिस्टम. अब आ जाइए आप आगे, हमारा क्विक इंट्रोडक्शन होता है खत्म. कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर दोबारा से चर्चा कर लेते हैं. देखिए कुछ इस तरह का होता है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड. तो ये जो कंपाउंड है ये, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है. ठीक है, आगे आ जाते हैं. तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ हो, CHO. अब these carbonyl compound consist of a central carbonyl carbon doubly bonded to an oxygen and single bonded to the R group and a hydrogen atom. तो ये वो वाले कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंटर में कौन होता है, एक कार्बोनाइल कार्बन होता है. ये रहा आपका कार्बोनाइल कार्बन. क्यों इसे कार्बोनाइल कार्बन बोला, क्योंकि ये ना डबल बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन, तो इसीलिए हो गया आपका कार्बोनाइल कार्बन. तो कौन सा ग्रुप होगा, आप कैसे पहचानेंगे कि एल्डिहाइड है, आप देखेंगे कि सेंटर में कार्बन होगा और वो कार्बोनाइल कार्बन होगा, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा. एंड उसके एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ उसके क्या होगा, हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. अब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नेमिंग रिएक्शंस हैं एज कंपेयर टू हमने जो पिछले 2 चैप्टर्स करे हैं. बट अगर वो दोनों चैप्टर आपने अच्छे से करे हैं तो इस चैप्टर के भी आप जैसी नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे तो वो आपको काफी हद तक समझ आएंगी एंड आप इजीली उनको एक बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नोट्स पढ़ लेना और आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और धीरे धीरे सब कुछ आपको याद भी हो जाएगा. आ जाइए सबसे पहली रिएक्शन पे, रोजनबर्ग रिएक्शन. ये हम इसे बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, आपका एक ये बेंजोइल क्लोराइड, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड, तो आपका असाइल क्लोराइड होता है. ठीक है, असाइल क्लोराइड मतलब COCl, RCOCl. अब यहाँ पे R की जगह लगा हुआ है बेंजीन, यहाँ
बेंजीन की जगह CH3COCl भी हो सकता था, CH3CH2COCl भी हो सकता था। तो ये तो हो गया, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा है ना, तो असाइल ग्रुप में आता है ये C डबल बॉन्ड O। और पूरा असाइल कब बनता है, असाइल होता है आपका ये RCO, ये होता है आपका असाइल ग्रुप, ठीक है। और इसके साथ जब मैं Cl को जोड़ दूं, RCOCl, तो वो बन जाता है असाइल क्लोराइड। तो रोजनमैन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही आप किसी असाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं H2PdBaSO4 के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है, एक एल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिलता है, एक एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, CHO, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है, देखो थोड़ा सा लॉजिकली देखो, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सेम है, बस ये वाला जो Cl है ना, ये हटके H आ गया, क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड हो तो अभी भी है, बेंजीन तो अभी भी है। तो क्या हुआ, बस ये जो आपका क्लोराइड था ये हटके इसकी जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो रोजनमैन रिएक्शन में क्या होगा, आपको एक असाइल क्लोराइड दे देंगे एंड उसकी रिएक्शन आपको करानी है H2PdBaSO4 के साथ, एंड आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड या फिर कोई भी एल्डिहाइड, जो भी उससे आप एल्डिहाइड बना सकते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। Acid chlorides are reduced to aldehyde with hydrogen in the presence of palladium catalyst spread on barium sulfate, ठीक है। ये रहा आपका बेरियम सल्फेट, ये रहा आपका पैलेडियम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड रिड्यूस हो रहे हैं एल्डिहाइड में। रिड्यूस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि देखो ना हाइड्रोजन जुड़ गया, एंड हाइड्रोजन का ऐड हो जाना मतलब क्या होता है, रिडक्शन, है ना। या तो ऑक्सीजन का हट जाना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना, दोनों ही केसेस में हम कहते हैं कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो हम इसको ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज करते हैं। और व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस की, ये वाली जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये याद रखना कि आप रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन को कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये HCHO, ठीक है। HCHO होगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपको बोल दे एसिटल्डिहाइड, देखो कहीं पर भी अगर ये एसिड वाला वर्ड आ जाए ना, चाहे आपका एसिटल्डिहाइड हो गया या फिर आपका हो गया एसीटोन, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो एसिड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। तो अगर मैंने एसिटल्डिहाइड बोला, मतलब मेरे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर 2 कार्बन है, तो यानी कि 2 कार्बन है ना, एक तो CHO वाला ही हो गया, एल्डिहाइड वाला ये रहा CH एंड O, और दूसरा कौन सा होगा, अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो आप, इसकी वैलेंसी कैसे हो जाएगी, CH3 CHO, तो ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं बोलूं एसीटोन, एसीटोन, अब आप एक चीज सोचो, मैंने बोला 2 कार्बन होने चाहिए, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप कीटोन को ऐसे लिखते हैं कि कीटोन ना बीच में आता है ऐसे, ये होगा आपका कीटोन, और दोनों तरफ आपका एल्काइल ग्रुप होता है। अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया तो वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो इन दिस केस एसीटोन में आपके 3 आ जाते हैं कार्बन, है ना। तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका एसीटोन, ठीक है। ऐसे ही बोल देते हैं एसिटिक एसिड बता दो, तो एसिटिक एसिड मतलब कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बन हो, तो लगा दो फिर से। देखो एक कार्बन तो आपका किसका हो गया, एक कार्बन तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरा वाला इसकी आप बैलेंस ही कंप्लीट कर दो, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। तो याद रखो जब भी एसिड वर्ड आ रहा है मतलब समझ जाओ कि 2 कार्बन की बात हो रही है। बस आप एसीटोन में ऐसा नहीं करते, क्योंकि वरना उसका जो नाम है कीटोन, कीटोन में क्या होता है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप आता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर वो चीज फॉलो नहीं करते, वरना एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन।
सिमिलरली फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आपका जब भी फॉर्म वर्ड आ जाए मतलब आप समझ जाए कि एक ही कार्बन है। जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड तो बता दिया, देखो एक ही कार्बन है ना इस कंपाउंड में। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल देती फॉर्मिक एसिड मुझे आप लिख के दिखा दो तो मैं क्या करती HCOOH। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ये कॉमन नेम है, क्वेश्चन में भी आ जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक पिछले चैप्टर में था, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने आपको बताया नहीं बताया, जब आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी जब आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा रफ सा बना देती हूँ, डोंट माइंड इट। सपोज ये हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया, एंड इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट से करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप एक पर ही आता है, बट जब कॉन्सेंट्रेटेड से कराते हैं, आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, प्लीज उसको जाके देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का ऐसा होता है कि जब तक आपको चैप्टर नंबर 1 समझ नहीं आएगा, आपको मतलब आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको 2 भी उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, 3 तो फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ना मिल के चलती हैं यहाँ पे। तो if you have to be good in organic chemistry, you have to focus on the flow, ठीक है। यहाँ पर आपको NCERT का फ्लो फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़े, फिर चैप्टर 2, देन चैप्टर 3 एंड देन चैप्टर 4 अमाइंस। तो आपको बहुत ईजी लगेगा अगर आपको शुरू के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से आ गए तो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए, मैंने 1 शॉर्ट वीडियोस ही बनाई है, 1 आवर में आपके शुरू के दोनों चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन भी कंप्लीट करवाया है, और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। जाइए, मैंने अपने चैनल पर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से उनको जरूर देखें, ठीक है। अब आप देखिए, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी आप डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 लगाएंगे तो सिर्फ ऑर्थो पर या फिर पैरा पर ही आपका आएगा क्या, नाइट्रो ग्रुप। लेकिन जब हम लगाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो उस केस में क्या होता है, आपका 3 जगह पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, जहां जहां आपकी, क्योंकि फिनॉल देखो OH ग्रुप कैसा है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस आर ग्रुप मतलब प्लस आर शो करता है इफेक्ट, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर भी आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर भी आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। इसका एक कॉमन नेम है, या तो आप बोल दो 2,4,6 ट्राई फिनॉल, या फिर आप बोलते हैं इसको पिक्रिक एसिड। तो क्या होता है ना, कई बार आपसे स्कूल में या फिर नॉर्मल एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, ये बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है, प्लीज आप समझ जाना, PICRIC, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाती है, डायरेक्टली वो बोलते हैं कि ना आप हमें फिनॉल से पिक्रिक एसिड बना के दिखा दो, तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई पिक्रिक एसिड क्या होता है। तो पिक्रिक एसिड कुछ नहीं है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ही आपका पिक्रिक एसिड होता है। डायरेक्टली आपको फिनॉल पे नाइट्रेशन करनी है, बस डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 की जगह आप लगा देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर लास्ट वीडियो में ये स्किप हो गया हो या मुझसे रह गया हो तो अभी मैंने ये सब कुछ कवर करवा दिया। अब आप आ जाइए आगे। नेक्स्ट हमारी नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर की है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपका सिंपल बेंजीन है एंड आपने बेंजीन पर क्या लगा दिया, CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो AlCl3 लगा दो या फिर CuCl लगा दो, ठीक है, मतलब CO प्लस HCl कर दो, और जो आपका कैटलिस्ट है वो AlCl3 भी हो सकता है, CuCl भी हो सकता है, एंड आपको डायरेक्टली बेंजीन से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस HCl मिल जाएगा। देखो इसकी कुछ ऐसी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपको खुद याद करनी पड़ेगी, एंड ट्रस्ट में आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे अभी आपने वीडियो देखी उसके बाद आपने एक बार नोट से रिवाइज कर लिया, फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, आपको खुद ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होती जाएगी कि ये कौन सी रिएक्शन है एंड कैसे होगा, ठीक है। एक बार मैं सारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दूं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे, मैं अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी वीडियोस में,
और आपकी अच्छे से उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं आपके, और एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी चलाएंगे हम, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी साथ के साथ करेंगे। तो ये थी आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन थोड़ी सी खतरनाक लगती है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है, ये इसका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बताओ, ये जो जैसे ही आप इटार्ड रिएक्शन जब करते हैं तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कौन सा मिलता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपसे पूछ लेंगे बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो सीक्वेंस है क्या होता है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। बाकी एज सच इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आप इसको यूज करोगे इन योर कन्वर्जन्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप क्या करेंगे, आपने टोलुइन लिया, टोलुइन मतलब बेंजीन पे CH3, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन पे आपने क्या लगा दिया, CrO2Cl2, CrO2Cl2 आपने लगा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और उसके साथ आपने सेकेंड स्टेप में लगा दिया, यहीं पे लिख दो स्टेप नंबर 2 करके, ये ऐसे स्टेप नंबर 2 करके लिख दो कि आपने H2O लगा दिया, ठीक है, CrO2Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में, देन आपने H2O लगाया, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, ये क्या है देखो ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है C, और ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया यहाँ पर H बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखाते नहीं है। तो आपको क्या मिल गया, इससे भी आपको मिल गया बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड मिल गया, और आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी मिल गए। ये थी आपकी इटार्ड रिएक्शन। इसको देख के घबराना मत, बस इसको दिमाग में रखना कि क्या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको इटार्ड रिएक्शन में, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये सारे नेमिंग रिएक्शन, इनका मेन काम यही होता है कि एक तो आप याद रखो ये जो इनके रिएजेंट्स हैं, देन आप ये याद रखो कि इनसे आपको क्या मिलेगा। जैसे अभी तक हमने 3 रिएक्शन करी है, रोजनमंड, गेटरमैन कोच एंड योर इटार्ड, तीनों में हमें क्या मिल रहा है, हमें बेंजल्डिहाइड ही मिल रहा है। तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, एंड डायरेक्टली आप इन मतलब ये जो आपकी रिएक्शंस है यूज करके आप डायरेक्ट बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आप अपने कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। तो आपको जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स करोगे, आप खुद याद होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए आगे, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, ये आपको कॉम्प्लेक्स याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना कि कैसे है, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत चांसेस है। आ जाइए अब आप स्टीफन्स रिएक्शन पे, यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड ही मिलने वाला है, एंड जरूरी नहीं है बेंजल्डिहाइड ही मिले, आप इसे एलिफेटिक एल्डिहाइड पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैं इसीलिए दोनों का एग्जाम्पल लेके आई हूँ, आपका एरोमेटिक का भी और इसके साथ साथ एलिफेटिक का भी, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कुछ नहीं करना, इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये स्टीफन्स रिएक्शन है ना, S फॉर स्टीफन एंड S फॉर स्टेनेट क्लोराइड या फिर टिन क्लोराइड, ठीक है, स्टेनेट क्लोराइड भी बोल सकते हो आप इसको। तो S फॉर स्टीफन एंड S फॉर स्टेनेट क्लोराइड, ठीक है। तो क्या इसके रिएजेंट क्या होंगे, स्टेनेट क्लोराइड SnCl2, और इस पे आप लगा दो HCl, ठीक है, एंड इसके साथ पानी, ठीक है। HCl को आप डायरेक्टली H+ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, H+, क्योंकि हम कोई भी एसिड क्यों यूज करते हैं, हम कोई भी एसिड यूज करते हैं कि वो अपने H+ आयंस को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, SnCl2 H+, और जैसे आपका पानी भी अगर आप H+ और H2O को मिला के लिखो, तो आप डायरेक्टली ये सब कुछ ना लिख के क्या लिख सकते हैं, SnCl2 और साथ में H3O+, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट क्या रिएजेंट्स याद कर सकते हो आप, स्टेनेट क्लोराइड और आपका H3O+, ठीक है। तो अगर आपके पास नाइट्राइल ग्रुप आपको दिख रहा है, चाहे वो आपको एरोमेटिक कंपाउंड में दिख रहा है, चाहे वो आपको एलिफेटिक ग्रुप में दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर आपको साइनो ग्रुप दिख रहा है या फिर नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली, साइनो और नाइट्राइल एक ही बात होती है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो अगर आपको ये ग्रुप दिख रहा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली लगाओगे स्टेनेट क्लोराइड HCl, और इसका ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। अगर आपको बोला कि पूरी स्टीफन रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, वरना अगर आप कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, स्टेनेट क्लोराइड लिखा, HCl लिखा, और फिर आपने पानी लगा दिया H2O, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको रिएक्शन मिल जाए तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे। इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, RCHNH, ठीक है,
मतलब देखो पहले क्या था RCN, अब क्या हो गया RCHNH। तो ऐसे याद रख लो कि दोनों तरफ ना एक एक H आ गया, और इसीलिए पहले तो ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन अब दोनों के पास एक एक H आ गया, तो इनके बीच में क्या बचा, डबल बॉन्ड। फिर हमने दोबारा से पानी मार दिया, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिल गया, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिल गया, और आपका साइड प्रोडक्ट मिल गया आपको अमाइन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसी का ही आता है एक क्या, ऑल्टरनेट मेथड। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि कन्वर्जन्स में स्टीफेंस की जगह हमेशा आप इसे यूज करें, क्योंकि कुछ भी पंगे नहीं है। डायरेक्टली आपको ये साइनो ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, आप डायरेक्टली लगाइए डाइबल H और H2O, और आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, आपको तुरंत मिल जाएगा एल्डिहाइड। आपको ये सब करने की ही जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको स्टीफन रिएक्शन लिख के नहीं दे रहे कि आप स्टीफन रिएक्शन दिखाइए, तब तक आप स्टीफन रिएक्शन मत यूज कीजिए। डायरेक्टली आप लगाइए डाइबेल H। डाइबेल H होता क्या है, डाइबेल H मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो डायरेक्टली डाइबेल H लगाइए और आपको साइनाइड से क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये ऑल्टरनेट मेथड है किसका, स्टीफन्स रिएक्शन का। अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि ना आप याद रखो कि कब किस केस में आप कौन से रिएक्शन को यूज करेंगे, इससे आपको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसा है, आपके पास आपको RCOCl जैसा कुछ दिख रहा है, असाइल क्लोराइड जैसा आपको कुछ दिख रहा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप याद रखो कि ऐसे केस में तो रोजनमंड लगता है, जिसमें क्लोराइड हट जाएगा और आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि देखो सब में बन तो एल्डिहाइड ही रहा है, अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं सब में एल्डिहाइड बन रहा है, तो अगर आपके पास कन्वर्जन आ जाए एंड आपको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए क्या आपके पास कंपाउंड है, किस कंपाउंड से आपको एल्डिहाइड में चेंज करना है, और मैं ऐसा कौन सा रिएक्शन इस पर लगाऊं, ऐसा कौन सा रिएजेंट मैं इस पर लगाऊं कि मेरे को बहुत जल्दी मेरा प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको कहीं पर भी असाइल क्लोराइड दिख रहा है, RCOCl जैसा कोई भी कंपाउंड दिख रहा है, या फिर आपको ना RCOOH भी दिख रहा है, ये याद रखना, अगर आपको क्या दिख रहा है, अरे यार ये C कैसा बन रहा है, RCOOH, अगर आपको ये भी दिख रहा है ना, असाइल क्लोराइड नहीं दिख रहा, अगर आपको ये भी दिख रहा है, या बेंजीन है और बेंजीन पे आपका क्या लगा हुआ है, सपोज आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सी नेमिंग रिएक्शन लगाऊं, याद रखना हमेशा रोजनमंड ही लगाना। कैसे लगाओगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन में बताया था कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप लगा दो क्या, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, बेस्ट मेथड माना जाता है ये अल्कोहल से किस में चेंज करने के लिए, हेलो एल्केन में चेंज करने के लिए। अगर आपने SOCl2 लगा दिया, भूल जाओ इसको, ये इसे देखो, ये क्या है, क्या ये अल्कोहल ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो गया RCO, C डबल बॉन्ड O एंड योर Cl। क्या ये असाइल ग्रुप नहीं बन गया, बस अब आप डायरेक्टली क्या लगाइए, H2PDBaSO4, और आपका बन जाएगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि मैं भी हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसी ही ट्रिक्स बनाती थी। मैं नेमिंग रिएक्शंस में ये चीज जरूर याद रखती थी कि मैं किस चीज से कन्वर्ट करके अपने रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट तक पहुंच रही हूँ। ठीक है, तो याद रखें कहीं पर भी अगर आपको RCOCl दिख जाए या फिर RCOOH दिख जाए, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, आप रोजनमंड लगाएंगे और आपको डायरेक्टली एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको खाली बेंजीन दिख रहा है और आपको बेंजीन से क्या बनाना है, आपको बनाना है एल्डिहाइड, तो आप गेटरमैन कोच लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्या लगा देंगे, गेटरमैन कोच। क्या करना है इसमें, CO प्लस HCl लगाना है इन द प्रेजेंस ऑफ या तो AlCl3 या फिर CuCl। आपके मतलब मिसिंग वाले भी आते हैं कि इनमें से कोई भी चीज को ना ऐसे बोल देंगे कि फिल करो, जैसे सपोज यहाँ पर ये नहीं दिया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया A, और बोलेंगे, और आपको सब कुछ दे दिया, या फिर इसको A बोल देंगे और आपके रिएजेंट्स को बोल देंगे B, और आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे और बोलेंगे अब बताओ A और B क्या है। तो आपको दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड है एंड आपको दिख रहा है कि ये HCl है। ठीक है,
तो मतलब इसको भी वो गायब कर सकते हैं, इसको भी वो गायब कर सकते हैं। अगर उन्होंने ए को गायब कर दिया तो आप इन रिएक्टेंट्स को देखकर पहचान जाओगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये गेटरमैन कोच है, यानी कि ये क्या होने वाला है, ये बेंजीन होने वाला है। अगर ये भी दे दिया तो वो क्या आप पहचान नहीं सकते कि यहाँ पर ऐसा क्या होगा जिससे मेरे को ये मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी बीच में से इस रिएक्शन में से आपको गायब करके दे देंगे, या फिर पूरी रिएक्शन दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ कौन सी रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के करना, एंड इनको रटा नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से सारी चीजें आ जाएंगी। पहली बार में थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, डिफिकल्ट लगती है, ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी रिएक्शंस है कैसे याद होंगी। ट्रस्ट मी, बहुत इजीली याद हो जाती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट करने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो देखो, रिवाइज करो, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस दिस इज इनफ। अब आ जाइए ईटार्ड। ईटार्ड को कैसे याद रखोगे? अगर आपको कहीं पे भी टॉलुइन दिख गया, कहीं पे भी दिख गया कि बेंजीन है, बेंजीन पे ना CH3 लगा हुआ है और आपको एल्डिहाइड बनाना है, मतलब बेंजल्डिहाइड बनाना है, डायरेक्ट लगा दो ईटार्ड। अगर कहीं पे भी साइनो ग्रुप या फिर आप कह सकते हो कौन सा नाइट्राइल ग्रुप दिख जाए, तो रिमेंबर जब तक ना बोले कि स्टीफन लगाओ या फिर ऐसी रिएक्शन ना आ जाए मतलब फिलअप की फॉर्म में, तब तक स्टीफन यूज ना करें। आप क्या यूज करें? डाइबेल H को यूज करें। डायरेक्ट डाइबेल H लगाएं, H2O लगाएं, आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारी नेमिंग रिएक्शन आती है क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या आ गया? रिडक्शन आ गया। ऐसे ही आपका रोजनमंड में भी आया था, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। कहीं पर भी रिडक्शन आ रहा है ना, समझ जाओ कि यहाँ पर ना हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। ऑब्वियसली इतना तो अब आ गया होगा कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। तो अगर हाइड्रोजन जुड़ने वाला है तो क्या हुआ होगा? देखो रिएक्टेंट में क्या है? आपका H है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपके रिएक्टेंट है। जिंक अमलगम। अमलगम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर मरकरी के साथ आप किसी भी चीज को मिक्स कर दें, किसी भी और एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर जिंक को मिक्स किया हुआ है तो हम इसको बोल देंगे जिंक अमलगम। अगर किसी और चीज को मिक्स कर दिया तो वो मतलब डिफरेंट अमलगम बन जाएगा। मतलब अमलगम इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ मरकरी विद एनी अनदर मेटल, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जिंक अमलगम लेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे, ठीक है? और हमारे पास क्या है यहाँ पर? देखो ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजल्डिहाइड को हम खोल के अगर लिखे, कैसे लिखा जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड H। अब मुझे क्या लाना है? मुझे तो हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मैं कौन से बॉन्ड तोड़ूं? मैं इसी बॉन्ड को तो तोड़ सकती हूँ। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ऑक्सीजन के साथ वाला। और यहाँ पर क्योंकि दो बॉन्ड टूटे हैं, दो बॉन्ड टूटे हैं, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? आपके दो ही हाइड्रोजन आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। और एक हाइड्रोजन क्या था आपके पास? पहले से था, तो आपको मिल गया टोलुइन, ठीक है? तो कभी भी ये आपका एरोमेटिक का एग्जाम्पल है क्लेमेंशन का, ये आपका एरोमेटिक का एग्जाम्पल हो गया। एंड ये है आपका एलिफेटिक का। देखो ये था आपका एल्डिहाइड, देखो ये रहा आपका एल्डिहाइड। पता है जब भी कोई भी रिएक्शन आए ना और ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ लिखा हो, क्योंकि अगर CHO लिखा होगा डायरेक्टली तो आप पहचान जाओगे कि ये तो क्या है, ये तो एल्डिहाइड है ना? तो सबसे पहले क्या करो, अगर ऐसे थोड़ा सा खोल के दिया हुआ है तो सबसे पहले मार्क कर लो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये देखो क्या दिख रहा है आपको? CHO, तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है? अब आपने क्या लगाया? आपने जिंक अमलगम लगाया एंड HCl लगाया। आपको ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्लेमेंशन के रिएजेंट क्या है आपके? जिंक अमलगम और HCl। अब क्या होगा? ये वाले जो दो बॉन्ड है ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और जैसे ये टूटेंगे, क्योंकि दो बॉन्ड टूटे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपके पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड के पास पहले से होता है, तो क्या मिल जाएगा आपको? RCH3। वही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी वोल्फ किश्नर रिएक्शन, और ये भी क्या है? वोल्फ, इसका पूरा नाम वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन ही है। ये भी क्लेमेंशन की ही एक मतलब ऑल्टरनेट मेथड ही मान लो। इन दोनों के केस में आई सजेस्ट यू कि जब तक आपको लिख के ना दे दें कि भाई वोल्फ किश्नर से ही करना है या वोल्फ किश्नर ही लिख के दिखाओ, तब तक इसको यूज मत करना, ठीक है? एल्डिहाइड गिवन है एंड उससे आपको डबल बॉन्ड हटा के H को इंट्रोड्यूस करना है, तो हमेशा आप कौन सी वाली यूज करें? क्लेमेंशन ही यूज करें, ठीक है? इसमें क्या होता है, ऐसे आपको इसीलिए ना, क्योंकि हर कोई वोल्फ किश्नर मतलब यूज ही नहीं करता, बिकॉज क्लेमेंशन इज मोर इजी देन वोल्फ किश्नर।
तो ये ना, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये आपको फिलअप्स में बहुत मिलती है, एमसीक्यूज में दे देंगे और फिलअप कर देंगे, कंपाउंड को हाइड कर देंगे, एबीसी नाम दे देंगे, या तो पूछ लेंगे रिएक्टेंट बता दो कौन सा है, या ये कंपाउंड कौन सा है, ऐसे मिलती है ये। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये आपका देखो एल्डिहाइड है, पहचान लो सबसे पहले, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, अब इस पे हम लगा रहे हैं NH2NH2, ये है आपका हाइड्रोजीन। अभी इनसे और रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब भी देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड का ना, देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, जब भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है ना किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव से, देखो एक अमोनिया डेरिवेटिव ही है, इसका नाम है हाइड्रोजीन। तो क्या होता है, इनमें से ना एक नाइट्रोजन अपने दोनों हाइड्रोजन को क्या कर देगा, भगा देगा कि भाई तुम जाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने दोनों हाइड्रोजन को भगा देगा। इसे क्यों अपने दोनों हाइड्रोजन भगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसको इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है ना, इसको इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है, और वो कब होगा, जब इसके वाले दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो और यहाँ इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो अब क्या बचा, N के साइड वाले दो हाइड्रोजन तो गए, तो N और NH2 ये बचा। ठीक है जी, देखो NH2 और आपका H2O क्या हो गया, अलग निकल गया। कैसे, दो हाइड्रोजन ये रहे और एक आपका ऑक्सीजन अलग निकल गया। अब आप क्या करेंगे, या तो आप इसमें KOH लगा दो, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप इस पे लगा दो इथाइलिन ग्लाइकॉल और इसको कर दो हीट। ठीक है, याद रखना KOH भी लगा सकते हो और इथाइलिन ग्लाइकॉल भी लगा सकते हो, एंड देन आप कर दो इसको हीट। तो क्या होगा, ये जो आपका कंपाउंड आके लगा था ना, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि दो बॉन्ड टूटे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये आ गया एंड आपका N2 निकल गया अलग। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि वोल्फ किश्नर का भी प्रोडक्ट सेम है एंड क्लेमेंशन का भी सेम है। इसीलिए मैंने बोला अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो और आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बट यस आपको सारी याद होनी चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के आ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी रिएक्शन, और नेमिंग रिएक्शन तो भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए आगे। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्लेमेंशन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन काफी हद तक सेम है, बस रिएक्टेंट्स डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं ये एक मतलब डायग्राम ले आई थी जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि बस रिएक्टेंट्स का ही डिफरेंस है, बाकी सब क्या है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आप आ जाइए आगे। अब आती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जो हमारी आगे आने वाली 3 नेमिंग रिएक्शन है वो काफी हद तक सेम है। अगर आपको पहली समझ आ गई तो बाकी की 2 तो इजीली समझ आ जाएंगी, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अभी जब आप एक बार पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा सा लगे कि यार क्या पढ़ा दिया, बट ट्रस्ट मी 1-2 बार इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। बस एक बार का थोड़ा सा है, फिर सब समझ आएगा। ठीक है, तो देखो इन दिस रिएक्शन 2 सेम एल्डिहाइड। सबसे पहले एक एक लाइन को देखो, अभी तक मैंने कहीं इतना आपको दिखाया ही नहीं, डायरेक्ट मैं रिएक्शंस लेकर आई है ना। देखो इटार्ड मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है, गेटर मैंने डायरेक्टली लिखी हुई है, इसमें थोड़ा सा लिख दिया था बिकॉज ये पहली रिएक्शन थी, वरना मैंने थ्योरी तो कहीं दिखाई ही नहीं आपको, बट यहाँ पर थ्योरी आई है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ना थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक लाइन को, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ लेके ही नहीं आई, जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। देखो इन दिस रिएक्शन 2 सेम एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। सुनो, पहली कंडीशन कि 2 सेम एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर 2 सेम कीटोन होने चाहिए। ठीक है, हमें 2 कंपाउंड, इतना तो समझ आ गया कि हमें ना 2 कंपाउंड चाहिए रिएक्शन कराने के लिए एंड दोनों कंपाउंड सेम होने चाहिए, या तो वो दोनों सेम एल्डिहाइड हो या फिर वो दोनों सेम कीटोन हो। तो ये है इनकी पहली कंडीशंस। ठीक है, तो एल्डोल की पहली कंडीशन आई होप समझ आ गई होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, ये है इनकी दूसरी कंडीशन। पहले तो इन्होंने बोला कि भाई हमें ना 2 कंपाउंड चाहिए रिएक्शन कराने के लिए जिसमें कि या तो वो दोनों सेम एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर सेम कीटोन होने चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि और उनके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। ठीक है,
अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, मैंने हेलो एल्केन चैप्टर में भी बताया था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जैसे कि आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है क्योंकि यहाँ हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो जैसे ये एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे लिंक्ड जो कार्बन होगा, इससे लिंक्ड कार्बन कौन सा है, ये, तो ये आपका अल्फा कार्बन है। एंड इस अल्फा कार्बन से जितने भी लिंक्ड आपके हाइड्रोजन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इससे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके पास कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी यहाँ पे मैं कीटोन की बात करती कि ये C डबल बॉन्ड O, उसमें तो दोनों तरफ कार्बन होते हैं, है ना, ये हो गया, हाँ, और यहाँ पर आपका CH3 और एसीटोन ले रहे हैं हम अभी, ठीक है, और यहाँ पर भी CH3। अब बताओ, अब ना देखो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, दोनों तरफ, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर कितने, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन। अब देखो इससे जितने भी बॉन्डेड होंगे वो मतलब जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे वो कितने क्या हो जाएंगे आपके, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल इस कंपाउंड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। आई होप अल्फा हाइड्रोजन का केस आपको समझ आ गया होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की क्या कंडीशंस हैं, पहली तो ये कि 2 सेम एल्डिहाइड या फिर 2 सेम कीटोन होने चाहिए और उनके भी पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। और जैसे ही हम इनके साथ, इन दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों कंपाउंड्स को जो कि दोनों बिल्कुल सेम है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और हम इनकी रिएक्शन कराएंगे और हम जो रिएजेंट ले लें इनके साथ वो क्या ले लें, डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये बीटा वाला भी अभी क्लियर कर देती हूँ। जैसे सपोज ये हो जाता आपका CH2 एंड CH3, सपोज ये कुछ ऐसा होता, तो देखो जो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड ये और ये वो हो गए अल्फा। अब जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है ना वो क्या हो जाएगा आपका बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन चाहे वो यहाँ अगर ये भी CH2 CH3 होता, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाता CH2 CH3, तो क्या होता यहाँ पर ये भी आपका बीटा कार्बन होता एंड इस बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो आपके बीटा हाइड्रोजन हो जाते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो उन्होंने क्या बोला, हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा एल्डिहाइड मिलेगा जिसमें ना बीटा कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन के साथ कौन बॉन्डेड होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, लास्ट चैप्टर अभी पढ़ा है आपने अल्कोहल, तो आई होप आप सभी को याद होगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है आपका OH ग्रुप। देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। देखो मैंने बोला आपको कि सेम क्या होने चाहिए आपके पास, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन और उनके पास कम से कम एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ 2 कंपाउंड ले लिए, क्या है ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है ये। देखो क्या ये दोनों सेम है, यस। क्या इन दोनों के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं भाई, इनके पास तो एक नहीं, इनके पास तो 3 है, तो ये तो रिएक्शन और भी अच्छे से होने वाली है। हमें तो एक से ही मतलब है, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 2 या 3 होंगे तो बहुत अच्छे से होगी, नहीं, हमें मतलब है कि सिर्फ बस एक भी होगा तो भी चलेगा। अब उन्होंने बोला था कि पहली कंडीशन दोनों सेम होनी चाहिए और इन दोनों के पास कम से कम एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों कंडीशन में बोलते हैं। फिर इन्होंने बोला था कि आप ना डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराओगे, तो मैंने डाइल्यूट NaOH भी ले लिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पिछले चैप्टर में मैंने ये सिखाया था आपको कि जब भी रिएक्शन करो तो बॉन्ड्स को तोड़ना सीखो। अब देखो क्या मैकेनिज्म है इसका, ये मैंने CH3CHO को थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया, यहाँ पे भी हमने CH3CHO को क्या कर दिया, ओपन करके लिख दिया। अब देखो ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज, एंड कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, प्लस का चार्ज, सिंपल। इस वाले कंपाउंड में देखो, इस वाले कंपाउंड में क्या हुआ, यहाँ पर ना हमने क्या कर दिया, हमने थोड़ा सा कर दिया उल्टा। क्या उल्टा कर दिया, देखो ये वाला जो बॉन्ड था हमने वो तोड़ दिया इसकी तरफ,
ठीक है, हमने हाइड्रोजन वाला बॉन्ड देखा ही नहीं। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखो आप सामने वाले के साथ ही तो बॉन्ड बनाओगे, आपको इससे क्या मतलब है, आपको इससे क्या मतलब है। देखो मैंने यहाँ पर इस कार्बन पे क्यों मैं चार्ज लेके आई, क्योंकि मुझे इस कार्बन की तो बॉन्डिंग करानी है, इसकी तो वैलेंसी पूरी है, तो मैं इसको थोड़ी छेड़ूंगी, तो मुझे इसका बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाना है। समझो कि तुम्हारा मोटिव क्या है इस रिएक्शन में। मेरा मोटिव है कि मैं इन दोनों कार्बन की क्या करा दूं, इन दोनों कार्बन की बॉन्डिंग करा दूं। उसके लिए मैंने पहले तो इस कार्बन पे चार्ज डेवलप किया। मैंने देखा कि इस पे मेरे को डेवलप करने के लिए ना, मैं ऐसे जब मतलब बॉन्ड तोड़ूंगी तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कार्बन पे प्लस ले आई, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सामने वाले कार्बन पे माइनस लेके आऊँ। सामने वाले कार्बन पे मैं माइनस कैसे लेके आऊंगी, पहली बात तो इससे और कोई बॉन्डेड है नहीं, इससे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगी तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस और आपका कार्बन पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। अब मैं इनका करवा दूंगी बॉन्ड। देखो पिछली वीडियो में भी बताया था, ये प्लस वाला किसके साथ जाके रिएक्शन करेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया आपका OH, और क्योंकि कार्बन माइनस का है तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो क्या बना आपके पास CH3 CH, CH कैसे, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था और एक आपका यहाँ पे OH बन गया। मैंने बोला था आपका ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर देखो ये रहा आपका CH2 और C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी कि ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं पिन करवा दूंगी। एंड प्लीज़ जाइए उन्हें नोट्स को भी डाउनलोड कीजिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपने वीडियो देखी आप एक बार फटाफट से, चाहे तभी या फिर थोड़ी देर में जब भी आपको टाइम मिले, आप फटाफट उन्हीं नोट्स से जिनकी आपने वीडियो देखी है आप एकदम एक ही बार में बस गो थ्रू कर लो, तो आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाती हैं, है ना। और आपको विदाउट एनोनेटेड PDF मिलेगी। पता नहीं मैंने क्या वर्ड बोल दिया गलती से, सॉरी। मतलब ये सारी आपको, ये जो मेरी ये मैं हरकतें कर रही हूँ, इतनी गंदी कर रही हूँ इस PDF को, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा। आई नो मैंने गलत वर्ड बोल दिया। एक तो पता है क्या होता है कि आप इतनी लंबी वीडियोस बना रहे हो, ऊपर से गर्मी इतनी है, तो बीच बीच में मेरी टंग स्लिप कर जाती है, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। लास्ट वीडियो में भी वो एंडिंग करते हुए वीडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, सो आई होप आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आ जाइए। अब क्या होगा, ये देखो मैंने क्या बोला था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? देखो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आपका फंक्शनल ग्रुप ये है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, और अल्फा के बाद वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा। और बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आपको आपका मिल गया कंपाउंड। अब क्या होता है ना, कई बार आपको कन्वर्जन मिलते हैं, एंड कन्वर्जन में आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मतलब बनाने को बोलते हैं जिसमें आपका ये तो आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके बाद वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा होता है, ऐसा कुछ। तो आप इसको देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पर ना आपको एल्डर लगानी, तो आपको करनी पड़ जाती है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए कुछ भी नहीं, सिंपल हीट कर दो और पानी को हटा दो। पानी को कैसे हटाओगे, देखो यहाँ से ये रहा एक H और एक H यहाँ से ले लो, और ऑक्सीजन तो ये है ही, तो H2O आपका हट गया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ही H बचा, तो CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा। यही इसके एग्जाम्पल है, ये वाला भी देख लो एक बार, ये CH3 CH2 CHO, क्योंकि सेम ही लेना है, दोनों सेम है। थोड़ा सा ओपन करके लिखोगे आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो ये वाला जो होगा ना आपका, पहले वाले का जो CH होगा, याद रखना उसके एक तरफ, तो क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो उसके एक तरफ ले आओ पहले OH, ठीक है, एंड एक तरफ ले आओ CH3, ठीक है, एक तरफ ले आए क्या आप OH और दूसरी तरफ ले आए CH3। अब आपने क्या करा, ये रहा आपका CH2। अच्छा ये CH3 कहाँ से आया सोचा आपने, ये वाला CH3 है ये। अब ये वाला CH3 यहाँ कैसे आया, मैं बताती हूँ कैसे आया। देखो होता क्या है ना, आपको मतलब होता है अल्फा, आपको ना अल्फा कार्बन को जोड़ना है, इसीलिए ये तो बोला जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो अल्फा कार्बन कौन सा है, ये तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो आपको इसका बॉन्ड ना इस वाले कार्बन से बनवाना है, इसीलिए आप
इस वाले CH3 को इसके नीचे ले आए, ठीक है। फिर आपने इसकी CH2 से बॉन्डिंग करवा दी एंड ये वाला जो CHO था ये क्या बन गया आपका, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, CHO, है ना। ये CH3 नहीं है, ये आपका CHO है, दिस इज योर CHO, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये आपका CHO है, एल्डिहाइड। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर एक बार एल्डोल समझ आ गई तो क्रॉस एल्डोल बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या होता है ना, जैसे उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो एल्डिहाइड है दोनों, वो है तो दोनों एल्डिहाइड ही बट वो डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि है तो दोनों कीटोन बट वो डिफरेंट है, मतलब ये वाली तो नहीं है आपके पास रिस्ट्रिक्शन कि आपको सेम ही लेना है, यहाँ पर आप डिफरेंट कंपाउंड ले सकते हैं बट अल्फा हाइड्रोजन वाली डिमांड सेम है, अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, रिएक्टेंट भी सेम है, डाइल्यूट NaOH ही लेना है, सब कुछ सेम है एंड आपका प्रोसेस भी सेम है, बस एक ही चीज चेंज हुई है कि यहाँ पर आप कंपाउंड डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर तो था आपका एसिटल्डिहाइड और यहाँ पर है आपका क्या, ठीक है, ये है आपका प्रोपेनल, है ना, ये है आपका प्रोपेनल। अब देखो ये है आपने फिर से क्या लगा दिया, डाइल्यूट NaOH, क्या करोगे, आपको किसका बॉन्ड बनाना है, आपको इसको ना, आपको इसको किससे जोड़ना है, आपको इसको जोड़ना है इस वाले कार्बन से, याद रखना अल्फा की ही बॉन्डिंग होनी है, तो इसको इससे जोड़ना है, तो CH3 को सबसे पहले यहाँ ले आओ, इसके नीचे ले आओ CH3 को, ठीक है, यहाँ ले आओ CH3, ये हो गया आपका CH3। अब देखो मैंने बोला था CHO वाले में क्या करो, सबसे पहले एक तो H आपका नीचे आ जाएगा और जो O है ना, ऐसे होता है ये, तो इसको किस में चेंज कर दो, इसको आप चेंज कर दो सिंगल बॉन्ड OH में, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, एक तो नीचे H है यहाँ पर, ये रहा आपका H और एक हो गया आपका OH, ठीक है। CH के नीचे आप CH3 ले आए और ये आपका CHO, ये बन गया आपका कंपाउंड। अगर आपको मतलब बोला गया है कि इसके फर्दर भी आपको कन्वर्जन दिया हुआ है तो तभी आप डिहाइड्रेशन करें, वरना आपकी रिएक्शन यहीं तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट भी कंपाउंड आपका ऐसा ही है, आप एक बार देख लेना। फटाफट से एक क्विक रिकैप देख लेते हैं हम, किसका, एल्डोल का एंड क्रॉस एल्डोल का, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके क्रॉस एल्डोल हैं, देख लो एक बार। देखो ये है आपका बेंजल्डिहाइड C6H5 एंड उस पर CHO लगा हुआ है एंड ये आपका इथेनॉल, ठीक है। क्या करोगे इस वाले पे, सबसे पहले देखो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्होंने बोला कि इस, वही मैंने जो बताया था कि इस O और इस H को जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या कर दो OH, और ये वाला जो CH2 है ना, अब देखो ये वाला जो CH2 है उसको किसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका अल्फा ही तो है, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, क्या हो गया, आपने यहाँ O और H को जोड़ दिया, यहाँ पे OH आ गया एंड आपने CH2 इसके साथ जोड़ दिया, कितना सिंपल है ना। अगर डिहाइड्रेशन करने की जरूरत पड़े तो H2O हटा दो, एक H यहाँ से ये हट गया, एक H यहाँ से हट गया और आपका O भी हट गया, तो H2O हट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा आपका, 2 हट जाएगा एंड आपका CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, डिहाइड्रेशन कर दो। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रोपेनॉन ले लिया, कुछ भी नहीं, आपको बस इतना याद रखना है, O को तो जोड़ दो H के साथ, डबल बॉन्ड की जगह कर दो सिंगल बॉन्ड, और ये वाला जो अल्फा वाला है ना, ये देखो एक कीटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे कीटोन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, और इस कार्बन को जो अल्फा वाला कार्बन है उसको यहाँ से जोड़ दो, खत्म रिएक्शन, ठीक है जी। आ जाइए कैनिजेरो, अभी थर्ड रिएक्शन है, वो भी मतलब ये भी उन्हीं की तरह है, बट इसमें ना थोड़ा सा उल्टा हो गया, मतलब थोड़ा सा नहीं, आप मानो कि पूरा उल्टा हो गया। वहां पर बोलते थे कि ना हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए कम से कम एक, यहाँ पे बोलते हैं हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वहां पर बोलते हैं कि ना वो डाइल्यूट NaOH लेना है, यहाँ पर बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेना है। वहां पर हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। समझते हैं, लिखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन which do not have alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction,
वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो अपना ही ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और अपना ही रिडक्शन कर लेते हैं। और ऐसी रिएक्शंस को जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड ये वाली जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ठीक है जी, आ जाइए अब आप आगे। ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑफ योर, क्या पढ़ रहे हैं हम, केमी-ज़ेरो रिएक्शन। देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बताइए कि यहाँ पर आपको कहीं अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा। ये रहा आपका क्या फंक्शनल ग्रुप और ये रहा आपका हाइड्रोजन, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने दोनों सेम लिए। ठीक है, HCHO HCHO, इसीलिए आपको जरूरत भी नहीं होती कई बार दिखाने की, आप यहाँ पर ही जैसे ये मैं कर रही हूँ तो इसी का ही ट्वाइस कर दो ऐसे एंड डायरेक्टली रिएक्शन करा दो किससे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होगा। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, एक ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो एक बार तो ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या हो गया HC और डबल O कर दिया, एक O था 2 O कर दिया, एंड H की जगह क्या लिख दिया Na भी लिख सकते हो और H भी लिख सकते हो, मतलब HCOOH भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होता। ठीक है, तो भी गलत नहीं होता अगर आप HCOOH भी लिख देते हैं। Na भी लिख सकते हो क्योंकि Na भी आपका प्लस में ही निकलता है एंड H भी आपका प्लस में ही निकलता है। डोज प्रोसेस में भी हम क्या करते थे, हमें लास्ट में बेंजीन पे ONA मिलता है एंड फिर हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं H प्लस से और हमें फिनॉल मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप HCONA लिखेंगे वो भी सही होगा, HC डबल बॉन्ड वो डबल O H भी लिख दोगे तो भी वो सही होगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन कर दिया, रिडक्शन मतलब कि क्या करो, H को या तो जोड़ दो या ऑक्सीजन को हटा दो। तो ऑक्सीजन तो भाई इसके पास एक ही है, नहीं हटा सकते, हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया CH3OH। आप यहाँ पे ले आए एक तो OH ये वाला, जो एक O था, देखो OH तो आपके पास पहले से था, और आपने ना जो कार्बन है उसके साथ भी ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जोड़ दिए। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड मिल गया। ये बेंजीन पे आप COOH भी लिख सकते थे इसको, एंड रिडक्शन होकर आपको मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाइए आप सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पर। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, ये रिएक्शन विद अल्कोहल हम पढ़ने वाले हैं आगे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो मैं पहले सारी नेमिंग रिएक्शन ले आई पूरे चैप्टर की, वरना ये आपका प्रेपरेशन ऑफ उसमें आता, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट सबसे पहले मैंने चैप्टर की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको अलग कर लिया, ताकि एक बार नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाए, इजीली आपको समझ आ जाए, फिर प्रेपरेशन वगैरह तो फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पर, अपनी 10th नेमिंग रिएक्शन पर, जो है आपकी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। नाम से समझो, देखो सोडा, सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब कि क्या हो जाएगा आपका CaO। CO क्या होता है, क्विक लाइम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, और ये हो गया आपका NaOH, तो ये आपका हो गया सोडा लाइम। एंड डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिल मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, ये होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना। एंड डी मतलब कि हटा देना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम से समझो, हम क्या करेंगे, सोडा लाइम को यूज करके कार्बोक्सिल ग्रुप को ही हटा देंगे। क्या करेंगे, सोडा लाइम को यूज करके कार्बोक्सिल ग्रुप को जब हम हटा दें तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन तो हमें समझ ही आ गई, अब बस हमें रिएक्टेंट याद करने, हमारी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये था आपका क्या, ये था आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, उस पर आपने लगाया NaOH लगाया, आपको क्या मिल गया RCONA। दोबारा से आपने मतलब एक्सेस में यूज किया, बेसिकली आप यहाँ लिख सकते थे NaOH एक्सेस में। ठीक है, एक्सेस में आपने NaOH यूज किया, इसलिए वो दोबारा आ गया रिएक्शन में। ये मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, प्लीज इग्नोर इट। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आपने दोबारा से NaOH यूज कर लिया एंड आपने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और आपने हीट कर दिया, यही बेसिकली आपका सोडा लाइम बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो कार्बोक्सिल ग्रुप हटा दो, यही तो था आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हटा दिया हमने। जैसे हमने इसको हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हाइड्रोजन आके लग गया और आपका साइड प्रोडक्ट बन गया Na2CO3।
ठीक है जी, ये हो गया आपका साइड प्रोडक्ट। तो ये था क्या, सोडालाइन डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत इजी है, मेरे को तो बहुत इजी रिएक्शन लगती है। देखो एग्जांपल लिया यहाँ पे हमने, एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड पे हमने क्या कर दी, सोडालाइन डीकार्बोक्सिलेशन कर दी, NaOH लगा दिया, CaO लगा दिया और हीट कर दिया, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, मीथेन मिल गया। बहुत पूछा जाता है आपके कन्वर्जन में, डायरेक्टली कन्वर्जन आ जाते हैं या फिर MCQs में दे देते हैं। ठीक है, आ जाओ अब आप आ जाइए हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन पर। तो हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या है, ये आपकी एक और नेमिंग रिएक्शन है, 11th नेमिंग रिएक्शन है ये आपकी। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, याद रखना, और क्या चाहिए साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक हेलोजन के साथ। कब हेलोजन के साथ रिप्लेस करेंगे, जब उसका हम ट्रीटमेंट करें ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रेड फॉस्फोरस। यानी कि कोई भी हेलोजन ले लो, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, और साथ में ले लो रेड फॉस्फोरस, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन को हम लेंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, अपना हेलोजन लगा देंगे, जो भी हमने यहाँ पे यूज किया। जैसे अगर यहाँ पे मैंने Cl यूज किया होता तो मैं क्या लगा देती, यहाँ पे Cl लगा देती, Br यूज किया होता तो Br लगा देती। वेरी सिंपल एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, रेड फॉस्फोरस लिया मैंने, Cl2 लिया, क्या होगा यहाँ पर एक H हट जाएगा, देखो यहाँ पे पहले CH2 था, अब CH हो गया, और उसकी जगह क्या आ गया, आपका क्लोरीन आ गया। जैसे ही एक्वस KOH लगाओगे, फर्दर आपका बताने के लिए कि अगर ऐसे आपसे पूछ लिया कन्वर्जन में, एक्वस KOH लगाओगे तो क्या होगा, ये Cl हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये है आपका। अब आते हैं आपके कार्बन, वही जो मैं अभी आपको बता रही। हाँ तो ये ठीक हो गया है अब। तो देखो अब क्या होता है ना, हमें आगे आगे टेस्ट मिलेंगे कि आपको बताना है कि क्या ये जो कंपाउंड हमें गिवन है इसमें क्या कोई कार्बोनाइल ग्रुप है भी या नहीं। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स का। अगर जितने भी हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, किसी को भी यूज कर लो, 2,4-DNP सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि आपका ये है, बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है, क्या आपका 2,4-DNP, ये रहा, बहुत यूज किया जाता है। डायरेक्टली बोल देंगे कि ये ना हमारे पास एक कंपाउंड है और वो ना 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, तो वहां से आपको समझना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। आइडेंटिफाई कंपाउंड वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं ऐसे, तो आपको क्या समझना है कि अगर वो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, मतलब कि क्या हो गया, उसके पास ना कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो वही है कि अगर आपको कार्बोनाइल ग्रुप है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप है भी या नहीं, किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करा दो उसकी रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने फिगरली इस पे NH2 नहीं लिखा हुआ था, तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने लिख दिया। यहाँ हर जगह क्या है आपको खुद समझना है, ये क्या है, हर जगह NH2 ही है, यहाँ भी NH2 है और आपका नीचे भी पूरे में NH2 ही है। देखो क्या होता है, अभी मैंने पीछे की अमोनिया वाली रिएक्शन बताई भी थी आपको, जिसमें हमने क्या लिया था, हाइड्रोजीन लिया था, ये रहा, हमने क्या लिया था, NH2 किसमें लिया था, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन में लिया था NH2 इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजीन। ठीक है, तो क्या करा था, मैंने आपको बोला था ये जो नाइट्रोजन होगा ना, अपने दोनों हाइड्रोजन को भगा देगा, क्योंकि इसको ना कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, सब में वही होगा। देखो अगर आपका RNH2 है जो कि अमाइन है, क्या करेगा, ये अपने दोनों हाइड्रोजन को भगा देगा। जैसे ये अपने दोनों हाइड्रोजन को भगाएगा तो क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड N और R। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, एंड दिस इज योर शिफ्स बेस। ठीक है, पूछा जाता है कि शिफ्स बेस क्या होता है, तो आपका यही होता है शिफ्स बेस। ठीक है, अब ये है आपका हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH, कुछ भी नहीं करना, देखो आगे का जो आपको कुछ मतलब नहीं है उससे, वो एज इट इज रहेगा। बस जो आपका नाइट्रोजन है ना, याद रखना उसके 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, ये देखो इसके 2 हाइड्रोजन चले गए, सिंपल, क्या मिल गया, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन। सिमिलरली यहाँ देखो हाइड्रोजीन, इससे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजोन, क्या होगा, इसके 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, इस वाले के भगा दो, इसके 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे और दूसरा वाला एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सब में यही हो रहा है। देखो 2,4-DNP, ये बड़ा सा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी NH2 था। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन में भी क्या था, NH2 था, तो ये सब तो सेम रहेगा, बस यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपके हट जाएंगे।
ये आपका कंपाउंड बन गया। ये देखो 2,4 DNP कितना खतरनाक सा लग रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो, कुछ भी नहीं है, आपको इन सबसे मतलब थोड़ी है, आपको तो सिर्फ इस वाले NH2 से मतलब है। ये देखो ये आपका NH2 है, ठीक है, तो बस ये अपने दोनों हाइड्रोजन को भगा देगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, बाकी सब सेम। ये जो कंपाउंड, ये जो अब हमारा प्रोडक्ट बना है हम क्या बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। ये है आपका सेमी कार्बोजाइड। देखो यहाँ पे भी चाहे कितना भी बड़ा हो पीछे, यहाँ पर तो NH2 है, सब अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ आप ऐसे ही करेंगे। सेमी कार्बोजाइड था आपका ये रिएजेंट, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने दोनों हाइड्रोजन को भगा दिया एंड बस बॉन्डिंग कर ली। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेमी कार्बोजाइड में से कि देखो इनके पास जो सेमी कार्बोजाइड है, अभी तक हमने ये जितने भी कंपाउंड देखे इनके पास तो चलो एक ही NH2 था तो इसीलिए वही रिएक्शन कर रहा था, बट सेमी कार्बोजाइड के पास तो दो NH2 है। देखो एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ये वाला ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला तो कर ही नहीं रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आ गया आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन। तो देखो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हो जाती है ना रेजोनेंस, देखो इनके बीच में क्या हो गई, ये देखो रेजोनेंस हो गई। जैसे ही रेजोनेंस हुई तो अब ये कैसे करेगा रिएक्शन, ये तो ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है रेजोनेंस में, है ना, तो ये वहां तक अपना रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, उसको जरूरत क्या है, ये तो स्टेबल है। रेजोनेंस प्रोवाइड क्या करती है, स्टेबिलिटी, और जो स्टेबल है हमें पता है कि जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, जो एलिमेंट स्टेबल है वो क्यों रिएक्शन करना चाहेगा, क्यों, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, ये सब क्यों आपके इनर्ट होते हैं, क्यों रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो स्टेबल है। तो ऐसे ही क्योंकि आपका यहाँ पर जो NH2 है वो स्टेबल हो जाता है तो वो रिएक्शन करने ही नहीं चाहता, वो तो ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है C डबल बॉन्ड O के साथ। वहीं पर जो दूसरा वाला है वो खाली बैठा है, उससे तो बहुत दूर है C डबल बॉन्ड O, तो इसीलिए वो रिएक्शन कर लेता है। दिस इज द रीजन, वही लिखा है सेमी कार्बोजाइड के पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही इन्वॉल्व, जो एक होता है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले NH2 ग्रुप पे हो जाती है कम और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं कर पाता, और वहीं पर जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब इस वाले के पास तो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो आराम से रिएक्शन कर लेगा। ये वाला तो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, इसके ऊपर तो प्लस का चार्ज आ गया, कहाँ इसके पास लोन पेयर रह गए, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आगे आ जाइए प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन यहीं से होती है समाप्त समाप्त समाप्त। इस चैप्टर का सबसे बड़ा भाग हमने कर लिया है कंप्लीट। अब आ जाइए फटाफट से, अब तो छोटा सा चैप्टर रह गया, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कैसे कैसे हम प्रिपेयर करेंगे किसे, एल्डिहाइड और कीटोन को। सबसे पहला तरीका है ओजोनोलाइसिस कर दो एल्कीन का। ओजोनोलाइसिस किसका कर दो, एल्कीन का। देखो ये था आपके पास एक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या था आपके पास एक कंपाउंड और ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। आपने करी ओजोनोलाइसिस, कैसे ओजोनोलाइसिस करेंगे, हम ना O3 लगाएंगे, ठीक है। ओजोन मतलब क्या होता है, O3, तो O3 तो लगना ही है। इसके साथ साथ आप क्या लगाओगे, क्योंकि ओजोनोलाइसिस भी अलग अलग तरह की होती हैं। यहाँ पर कौन सी ओजोनोलाइसिस करेंगे, O3, उसके साथ जिंक, जिंक और जिंक के साथ क्या, HCl, ठीक है जी, ओजोन, जिंक और जिंक के साथ HCl, ठीक है। क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, और ये टूट के पता क्या होगा, ये भी अपना एक डबल बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला कार्बन भी अपना डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। भाई अगर यहाँ पर एक तरफ H हुआ और एक तरफ R हुआ तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। वहीं पर अगर इसके दोनों तरफ क्या हो गया, R हो गया, तो ये क्या बना लेगा, ये कीटोन बना लेगा। बस इतना से याद रखना है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना वो टूटेगा और दोनों डबल बॉन्ड किसके साथ बना लेंगे, ऑक्सीजन के साथ। ये भी बना लेगा डबल बॉन्ड, ये भी बना लेगा, देखो वही हुआ, वही हुआ, ठीक है। 2 कार्बोनाइल्स मिल गए हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका फटाफट से। ये है आपके पास एक एल्कीन जिसका नाम है प्रोपीन, आपने O3 लिया एंड O3 के साथ याद रखना यहाँ पे रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है, क्या है, जिंक है, एंड जिंक के साथ क्या है, HCl भी है, या फिर बोल दो H+ भी है। ओके जी, अब क्या हुआ, मैंने बोला था इसको तोड़ दो, इसको तोड़ा, ये भी क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा O के साथ, ये भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा O के साथ। देखो क्या मिला आपको, HCHO मिला और आपको मिला
CH3CHO, ठीक है, क्या मिल गया, HCHO एंड CH3CHO, ओके। एक आपको मिल गया इथेनल या फिर बोलो एसीटल्डिहाइड, एक मिल गया मीथेनल या फिर बोलो फॉर्मल्डिहाइड। बहुत इजी है, डबल बॉन्ड तोड़ो, दो कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ो और उनका डबल बॉन्ड किसके साथ बना दो, ऑक्सीजन के साथ बना दो, खत्म कहानी ओजोनोलाइसिस की। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेम है जो कि क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं और हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो, अगर आपका फिनॉल है, फिनॉल में क्या हुआ, आपकी ये जो ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम बोल देते हैं कैटेकॉल। अगर आपका मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है किसके, फिनॉल में, उसको हम बोल देते हैं रिजोर्सिनॉल। और अगर आपका ये फिनॉल है, इसकी आपकी पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम बोल देते हैं क्विनॉल। ओके जी, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पिछली वीडियो में भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी मैंने आपको काफी ऐसे कंपाउंड्स बताए थे जिनका कॉमन नेम क्वेश्चन में यूज हो जाता है। आ जाइए आगे। अब हम शुरू कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। हमने एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट कर लिया है कंप्लीट। तो लिखा है कि अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरल फॉर्मूला इज, हमें पता ही है क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड OH। याद रखना, OH के साथ होता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ होता है, सॉरी, OH के साथ होता है सिंगल बॉन्ड, O के साथ होता है डबल बॉन्ड एंड A के बॉन्डेड होता है R के साथ। Where COOH denotes the carboxylic group। COOH क्या है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, R है आपका रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। There is a carbon in this carboxyl group that has a double connection with an oxygen atom and a single bond with hydroxyl atom। हाइड्रोक्सिल एटम के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और आपका डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। देखो यहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड अच्छे से देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टिल है, ऐसा तो है ही नहीं। उसमें क्या होता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये स्टिल रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, ये यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, तो ये कहाँ स्टिल है, ये तो प्योर डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो इस वजह से जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, उसमें जो कार्बोनाइल पार्ट होता है उसको हम कार्बोनाइल बोल ही नहीं सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। देखो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसमें आपको कैसा देखने को मिलता है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ आपको अलग ही मिल रहा है ना। अब आ जाइए आप आगे, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। एक प्रेपरेशन हम देख चुके हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से, एंड बाकी अब हम यहाँ, सॉरी वो केमिकल रिएक्शन है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। प्रेपरेशन पे आ जाइए। सबसे पहला तरीका होता है अल्कोहल से प्रिपेयर करना। पिछले चैप्टर में भी बताया था अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको जाना है, आपको अल्कोहल से किस पे जाना है, डायरेक्टली आपको जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो आप या तो KMnO4 KOH लगा देते हैं, या फिर देखो ये क्या है, ये आपका एल्कलाइन, एल्कलाइन क्या है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है ये। वहीं पर अगर आप K2Cr2O7 लेते तो वो क्या लेते हैं, आप एसिडिक लेते है ना, क्या लेते, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो क्या होता है, ये किस में चेंज हो जाएगा, या तो आप डायरेक्टली KMnO4 KOH लिख के और यहाँ लिख देते हैं H3O पॉजिटिव, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता, RCOOH। लेकिन आपको प्रॉपर बताया गया है यहाँ पे कि देखो पहले हमने ये लिया तो हमें मिल गया कुक, ठीक है, और फिर जैसे आपने H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करी तो आपको मिल गया RCOOH। अगर आप एल्डिहाइड से होते हुए जाना चाहते हैं तो क्या करें, पहले नेसेंट ऑक्सीजन विद PCC लगाएं, आपको एल्डिहाइड मिलेगा, फिर दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन लगाएं, आपकी बार टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा तरीका होता है, अगर बेंजीन है, बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करो, एल्कलाइन KMnO4 लगाओ, ठीक है। तो बेंजीन पर वो हटके क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड K, कुक आ जाएगा, एंड डायरेक्टली उसकी आप रिएक्शन कराइए H3O पॉजिटिव से, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा आ जाता, बट वो आपका एल्काइल ग्रुप ही होता। तो क्या करो, सिंपल लगाओ एल्कलाइन KMnO4, आपका बेंजीन पे सब कुछ हटके आ जाएगा कुक, देन आप लगाइए H3O पॉजिटिव और आपको मिल जाएगा
बेंजोइक एसिड। तीसरा तरीका होता है, अगर आपको कहीं पर भी नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा है, RCN दिख रहा है, डायरेक्टली उस पर लगाइए H3O पॉजिटिव, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ग्रिग्नार्ड पे तो हमने पिछले चैप्टर पे बहुत अच्छे से बात करी थी, इसीलिए बोल रही हूँ कि देखो ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं, है ना। अगर आपको पहले चैप्टर आते हैं तो आपको नए चैप्टर इजी लगने लग जाते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये था आपका RMgX, ये क्या है आपका CO2 है, ठीक है। बॉन्ड कैसे टूटेंगे, बॉन्ड कैसे टूटेंगे, इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज आपका। कैसे प्लस का चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है भाई, तो यहाँ पर जाएगा प्लस का चार्ज, बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर इस पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब क्या होगा, प्लस माइनस पे जाएगा, माइनस प्लस पे जाएगा, आर कहाँ पे आके लग जाएगा आपका, आर आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो आ गया, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये RC डबल बॉन्ड हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन के साथ कौन आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, OMgX, OMgX बन गया ना यहाँ पे। और जैसे ही हम पानी फेंकते हैं तो ये सब कुछ हटके क्या आ जाता है, OH आ जाता है। सब कुछ हटके क्या होगा, O के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा, H बना लेगा, और MgOH और X आपका अलग निकल जाता है। यहाँ पे X भी है, वो छुप गया है PDF में, यहाँ पर X भी है, MgOHX। X क्या है, यहाँ पर आपका हेलोजन है। आगे आ जाइए केमिकल रिएक्शंस पर। अगर हम रिएक्शन कराएं एल्कली या फिर एल्कली मेटल के साथ तो क्या होता है, अभी पीछे भी देखा था भाई, अगर आपने RCOOH लिया और उसकी रिएक्शन आपने एल्कली या फिर एल्कली मेटल के साथ करा दिया, ठीक है, NaOH के साथ, तो कुछ भी नहीं होता, H हट जाता है और Na आ जाता है। देखो H हट गया, Na आ गया और H2O अलग निकल गया। यहाँ पे क्योंकि NaOH नहीं था, Na था, तो फिर से H हट गया, Na आ गया और H2O की जगह H2 निकल गया। नेक्स्ट आ जाइए आप, देखो ये भी सेम है चैप्टर 1 की तरह, हेलो एल्किन हेलो एरीन की तरह, बस आपको ये भूल जाना है कि यहाँ पर CO है। आप सिर्फ इतना देखो कि अल्कोहल है, वहाँ पे आपने सीखा था कि आप कैसे अल्कोहल से हेलो एल्किन या हेलो एरीन बना सकते हो, तो वहाँ पर भी था ये PCl3, PCl5 एंड SOCl2, सब कुछ सेम है। OH हटके क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, असाइल क्लोराइड बन जाएगा, और बाकी आपके साइड प्रोडक्ट्स आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी बेस्ट मेथड कौन सा होगा, SOCl2 वाला होगा। क्यों, बिकॉज जो साइड प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा अपना, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड, रिएक्शन विद अल्कोहल। जैसे ही आप रिएक्शन विद अल्कोहल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है स्टेरिफिकेशन। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। आप क्या करोगे, आपने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपने लिया अल्कोहल, इनकी रिएक्शन आपने H+ की प्रेजेंस में करा दी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये होता है ईस्टर, RCOOR क्या होता है, ईस्टर, और उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा पानी। अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि स्टेरिफिकेशन जब आप करवा रहे हो तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फटाफट से रिमूव करते जाओ, जितनी जल्दी रिमूव कर सकते हो उतनी जल्दी रिमूव करो। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो रिएक्शन है ना वो होती है रिवर्सिबल। देखो आपको ये एरो देख तो रहे हो आप कि कैसी है, रिवर्सिबल है। तो रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। अगर पानी और ईस्टर को जल्दी जल्दी नहीं हटाया गया, देखो क्या होता है, आपने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, क्या होता है जब भी आपकी ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो जब तक रिएक्टेंट ज़्यादा है तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। बट अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अब ऐसा केस आ गया कि आपके जो प्रोडक्ट है वो तो ज़्यादा हो गए और आपका रिएक्टेंट कम हो गया, अब ऐसे केस में क्या होगा ना कि ये दोनों मिलके दोबारा से आपका रिएक्टेंट बनाने लग जाएंगे टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फटाफट से जैसे जैसे आपका ईस्टर और पानी बनता जा रहा है उसको हटाते जाओ, वरना अगर एक वो वाला पॉइंट रीच कर गया जिसमें आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई एंड प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड फ्लो करने लग जाएगी, पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है रिएक्शन विद अमोनिया, या आपका अमाइंस में भी यूज होगा। इसमें क्या होता है, आपने लिया क्या, आपने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ कराई एंड उसको कर दिया हीट, तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, OH हट के आ जाएगा आपका NH2, ठीक है, OH हट के आ जाएगा NH2 और आपका H2O निकल जाएगा आगे। यही था, ये एक एग्जाम्पल है कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड था, इसकी रिएक्शन आपने NH3 के साथ कराई, तो ये इंटरमीडिएट था। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर भी हीट कर देते तो आप क्या मिल जाता, आपको डायरेक्टली ये मिल जाता। ये मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि ऐसा इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, उसके बाद आपको बेंजामाइड मिल जाएगा। अब आ जाते हैं आपके टेस्ट।
इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड वन ऑफ द इजी पार्ट ऑल्सो। तो क्योंकि यहाँ पर से बनते हैं आपके डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस, आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे एंड बोलेंगे कि आप ना इनके बीच में डिस्टिंग्विश करो। अब आप उनके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इन टेस्ट को यूज करके डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, दोनों कंपाउंड देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेस्ट होगा जो कि एक कंपाउंड को तो पॉजिटिव बता देगा, मतलब एक कंपाउंड के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा बट दूसरे वाले के साथ नहीं करेगा। तो वो आप कब कर पाएंगे, जब आपको सारे टेस्ट अच्छे से पता होंगे। और वो कैसे पता होंगे, जब आप अभी मेरे साथ बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे। आई नो कि भाई बहुत लंबा टाइम हो गया, गर्मी भी हो रही है, बट फटाफट से यार थोड़ा सा है, खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, आपका सबसे पहले कोई ना कोई तो रिएजेंट होगा। कौन सा रिएजेंट होता है, मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपका रिएजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके बना लेता है सिल्वर पीपीटी। ये किसको डिटेक्ट करने में यूज आता है, ये आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, सॉरी चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। अगर वो एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस उसको क्या कर देगा, डिटेक्ट कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी सिल्वर पीपीटी मिलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। देख लेते हैं क्या रिएक्शन होती है इसकी। देखो ये था आपका एक एल्डिहाइड, इसने किसके साथ रिएक्शन किया, आपका Ag एंड OH। ठीक है, तो फिर ये मिलके क्या बना लेगा, ये हो गया, मैंने बोला था ना क्या करेगा, ये आपका एल्डिहाइड को चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो ये पहले एल्डिहाइड था, अभी आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका सिल्वर मिरर पीपीटी 2Ag और ये हो गया आपका पानी। रिमेंबर अभी पीछे हमने देखा था, ये रहा, देखो कहाँ गया, ये रहा नेसेंट ऑक्सीजन में टॉलरेंस रिएजेंट। यहाँ पर हम जो टॉलरेंस रिएजेंट यूज कर रहे थे वो वही था, तभी हमें क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड से हमें डायरेक्टली मिल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो यही था, इसीलिए ही मिल रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पीपीटी क्या होती है आपकी, इसमें ये होती है, ये याद रखना है कि पीपीटी क्या होती है, और ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन लिखनी पड़ती है डिफरेंशिएट में। आ जाइए अब फेलिंग्स टेस्ट पर। तो फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, आपका जो फेलिंग रिएजेंट होता है, पहली बात वो ना उसमें दो सोल्यूशन होते हैं, एक तो फेलिंग सोल्यूशन ए और एक फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। फेलिंग सोल्यूशन बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसका कॉमन नेम है रोशेले सॉल्ट। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फेलिंग सोल्यूशन बता दो, फेलिंग सोल्यूशन बी कौन सा होता है, फिर बोला जाता है रोशेले सॉल्ट क्या है, किस में यूज होता है। एमसीक्यू में पूछ लेंगे तो रोशेले सॉल्ट इसका क्या है, कॉमन नेम। इसका एज आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को साथ में मिक्स किया जाता है और ये दोनों मिक्स होकर क्या निकालते हैं अपने अंदर से, Cu2+ के आयंस को निकालते हैं। फिर ये Cu2+ के आयन क्या करते हैं, एल्डिहाइड के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं रेड ब्राउन पीपीटी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब आपको समझ आया टॉलरेंस किसका टेस्ट दे रहा है, टॉलरेंस भी एल्डिहाइड का ही टेस्ट दे रहा है और फेलिंग्स भी एल्डिहाइड का टेस्ट दे रहा है। बट टॉलरेंस में आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। बट फेलिंग में आप डिस्टिंग्विश ऑब्वियसली कर लोगे। अगर उसने टॉलरेंस दे दिया बट फेलिंग्स नहीं दिया, मतलब कि वो कैसा है, वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो ये काम करते हैं आपके क्या टेस्ट। अब आप आ जाइए आगे, क्या इसकी रिएक्शन है। देखो ये था आपका RCHO, इसकी रिएक्शन आपने इससे करी 2Cu2+। Cu2+ आयंस ही तो निकल रहे हैं, और किसमें, आपका बेसिक मीडियम में। ठीक है, याद रखना बेसिक मीडियम में होता है ये। ठीक है, इन दोनों को यूज करके हमने यहाँ सिर्फ Cu2+ के लिखा क्योंकि दोनों फेलिंग सोल्यूशन को जब हमने मिलाया तो उसमें से हमें मिले Cu2+ के आयंस, और यही Cu2+ के आयंस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे और इसको दोबारा से किसमें चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO- में, या फिर आप इसको RCOOH भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, RCOO- भी और RCOOH भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पर आपकी ब्राउन पीपीटी कौन बना रहा है, Cu2O, ये है आपकी रेड ब्राउन पीपीटी, और यही कंफर्म करेगा कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। आगे आ जाइए आयोडोफोन टेस्ट पर। इसको आप किस किस से डिटेक्ट कर, मतलब क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं आप, एक तो इथेनॉल, एक मिथाइल कीटोन और एक इथेनॉल। देखो इसमें क्या होता है ना, आपका डिपेंड किस पे करता है, मिथाइल ग्रुप पे। अगर मिथाइल ग्रुप है आपके फंक्शनल ग्रुप के पास तो फिर ये हो जाएगा क्या, ये आपका आयोडोफोन टेस्ट दे देगा। जैसे कि इथेनॉल क्यों दे रहा है, आप खुद सोचो इथेनॉल क्यों दे रहा है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3 और आपका CHO।
यही तो होता है इथेनॉल। अब आप देख लो खुद ही क्या है ये। यहाँ पर देखो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसके पास मिथाइल ग्रुप है, वो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। यस, तो ये टेस्ट दे देगा। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होते हैं CH3 CH3 CH2 and CHO, सॉरी OH, CH3 CH2 OH, ये होता है आपका इथेनॉल, राइट। इसकी रिएक्शन आप क्या करवा दो? इसकी रिएक्शन आप करवा दो किससे? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन विद PCC, अभी पीछे सिखाया था। आपको मिल जाएगा CH3 CHO। और अभी तो बात करी आपने CH3 CHO के बारे में। क्या ये मिथाइल ग्रुप नहीं है तो क्या ये रिएक्ट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा। और बाकी सारे मिथाइल कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं करेगा। देखो क्या ये मिथाइल कीटोन है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर भी जैसे यहाँ CH2 CH3, अगर यहाँ पर भी CH2 CH3 हो जाता है तो भले ही ये कीटोन है। बहुत बच्चों को लगता है कि ना ये कीटोन का टेस्ट देता है आयोडोफोम टेस्ट, नहीं। रिमेंबर, ये चीज याद रखना, मिस्टेक हो जाएगी। मिथाइल कीटोन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर CH2 CH3 लिखा है, अगर यहाँ पर भी CH2 CH3 लिखा होता तो बशर्ते कि ये एक कीटोन है, ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये टेस्ट नेगेटिव दे देता। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए। जो भी कीटोन है या एल्डिहाइड है वो डायरेक्टली CH3 ग्रुप से ही अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, CH2 भी हुआ तो भी नहीं करेगा। देखो जैसे यहाँ पर तो CH2 है तो नहीं करेगा, यहाँ पर CH3 है इसीलिए ही करेगा। आगे आ जाइए। अब आप आयोडोफोम टेस्ट की आपकी रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका देखो मिथाइल ग्रुप है ना आपका फंक्शनल ग्रुप से, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। 3I2 लिया और आपने NaOH लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी जगह CH3 की जगह आ जाएगा ONA। अब देखो आप खुद सोचो, अगर मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ मिथाइल ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप होना चाहिए तभी ये रिएक्ट करेगा, मतलब मिथाइल ग्रुप का कुछ ना कुछ तो काम होगा, है ना। इसीलिए इसे मिथाइल ग्रुप की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि आपने अभी जो थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी वो रेड फॉस्फोरस वाली, उसमें क्या बोला था कि हमें ना अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। कौन सी थी रेड फॉस्फोरस वाली? हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की। उसमें बोला था कि हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ काम था ना। एक अल्फा हाइड्रोजन हटके ही तो वहां पर हेलोजन आ रहा था। जब आपने एल्डोल पढ़ी उसमें बोला कि हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्यों? बिकॉज वही तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है वहीं पे। तो अगर यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसकी जरूरत तो पड़ेगी, वो तो पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की पार्टिसिपेशन चाहिए थी, तो क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप की जगह आपका आ गया ONA। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट आपका हो गया CHI3 3NaI एंड 3H2O। एंड यही होती है आपकी PPT। CHI3 आयोडोफोम है। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चैप्टर 1 की, तो उसमें मैंने बताया था कहीं पर भी क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, आयोडोफोम लिखा हो, मतलब जो कार्बन है वो एक तरफ से तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और बाकी के 3 तरफ वो हेलोजन से बॉन्डेड है। अगर आयोडीन से बॉन्डेड है तीनों तरफ से तो क्या हो जाएगा? आयोडोफोम। क्लोरीन से बॉन्डेड है तो क्लोरोफोम, ब्रोमीन से बॉन्डेड है तो ब्रोमोफोम। ठीक है, देखो अब ये क्या है, एक तरफ तो H से बॉन्डेड है, बाकी 3 बॉन्ड इसके I से बन रहे हैं, तो ये आयोडोफोम हो गया। इसीलिए तो बोला इसको आयोडोफोम टेस्ट। ठीक है, यही होती है आपकी PPT। और ये किस कलर की होती है? येलो। ये होती है येलो कलर की। ये देख लो, ये रहा आपका येलो कलर की PPT आपको यहाँ देखने को मिल ही रही है। लास्ट टेस्ट आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेक्ट करने में यूज करता है। देखो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड C++OOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये क्या है? NaHCO3। तो क्या होगा यहाँ पर? C++ONA आ जाएगा, क्योंकि देखो आप Na से रिएक्शन करा रहे हो तो Na ही निकालेगा अपने अंदर से। बाकी H2O और CO2 क्या डिटेक्ट करवाता है? CO2, क्योंकि CO2 गैस है, जैसे बाहर निकलेगी ब्रिस्क इफर्विसेंस करवाएगी। ब्रिस्क इफर्विसेंस मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में बबल्स आने लग जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये तो जैसे आप पानी में इनो डालते हो तो फटाफट से वो जो रिएक्शन होती है एकदम से, उसको बोलते हैं ब्रिस्क इफर्विसेंस। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी CO2 के निकलने से हम मतलब कैसे पता चलेगा कि CO2 निकल गई? वहां पर होने लग जाएगी ब्रिस्क इफर्विसेंस। कुछ इस तरह की आपकी देखो टेस्ट ट्यूब में आपको देखने को मिलेगी ब्रिस्क इफर्विसेंस, और आप कंफर्म कर देंगे कि इसमें क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। So that's all for this video. I hope you liked it.
थोड़ी थोड़ी बीच में टंग स्लिप हो जाती है क्योंकि भाई गर्मी हो रही है, आप भी समझिए, तो मैं वन शॉट रख रही हूँ। तो उनको इग्नोर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ये सारे नोट्स वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। एंड अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो या आपको लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर मतलब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर उठाऊँ वो ये होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ चाहते हैं कि कुछ अपग्रेड करूँ वो भी ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।